हेलो साथियों, आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका, पाकिस्तान और कई मुस्लिम देश मिलकर भारत के खिलाफ एक गंदा खेल रचने की तैयारी कर रहे हैं, जहां भारत को भारी नुकसान हो सकता है। और ऐसी परिस्थितियों में भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण बन गई है, ये सोचने की बात है। भारत और तालिबान की दोस्ती सिर्फ पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका समेत तमाम मुस्लिम देशों को भी एक संदेश देने के लिए जरूरी है। उधर तालिबान को भी आज भारत की जरूरत महसूस हो रही है। यही वजह है कि जब एक भारतीय पर्यटक अपनी बाइक पर घूमते हुए काबुल की ओर जा रहा था, तो तालिबान के सुरक्षा कर्मियों ने उसे चेकपोस्ट पर रोका और जो व्यवहार उसके साथ किया, उसे देखकर हर एक भारतीय को एहसास हो जाएगा कि अफगान जमीन पर भारतीय लोगों और हमारे देश का कितना सम्मान है। तालिबान ने उस भारतीय पर्यटक से जो कहा, वो हर भारतीय को सुन लेना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा बयान तालिबान शासन में भारत के लिए देना किसी ने सोचा भी ना था। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर की कूटनीति ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया और तालिबान आज भारतीयों और भारतीय तिरंगे का सम्मान कर रहा है। वही तालिबान जो पहले पाकिस्तान के लिए काम करता था। उन दिनों तालिबान का रुख अलग था, पर अब ऐसा लगता है कि उसने भारत को अपना घर मान लिया है और भारतीयों का स्वागत ऐसा कर रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी भारतीय ने नहीं की होगी। और यही कारण है कि भारत ने काबुल में दूतावास खोलकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को साफ संदेश दे दिया है कि अब तालिबान पर किसी का दबदबा या कब्जा नहीं चलेगा। तालिबान स्वतंत्र हो चुका है और भारत उसके साथ रिश्ते निभा रहा है। और आगे बताया जा रहा है कि अब तक भारत ने जो मदद तालिबान को भेजी थी, उसकी रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी। भारत के जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में रुके हुए थे, वे सारी आंधी तूफान जैसी रफ्तार में शुरू होंगे। पूरे अफगानिस्तान में एक तरह से भारतीय तिरंगा लहराएगा। भारत के प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे और ये नजारा न केवल पाकिस्तान बल्कि अमेरिका के नींद उड़ा देगा। लेकिन इसी जश्न और खुशी के बीच लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है, जो हर एक भारतीय को तालिबान को लेकर सतर्क कर देता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थित एक मदरसे को लेकर गंभीर चेतावनी दी है, जो भविष्य में भारत के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि इस मदरसे का कनेक्शन तालिबान से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसकी जानकारी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर भी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है, उसमें अफगानिस्तान तालिबान पूरी तरह से भारत के पक्ष में नजर आ रहा है। और यह पूरा नजारा देखकर पाकिस्तान बौखला गया है और बार बार कह रहा है कि अब तालिबान एक तरह से भारत का प्रॉक्सी सेना बन गया है। भारत के इशारे पर तालिबान पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। इस तरह के आरोप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत पर लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई सबको पता है कि आतंकवाद की खेती पाकिस्तान करता है और आज वह इसी की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान को न केवल भारत की तरफ से बल्कि तालिबान ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक समय था जब सऊदी और तालिबान दोनों को पाकिस्तान का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान की दुर्दशा इतनी गहरी है कि तालिबान ने सीधा पाकिस्तान पर हमला कर दिया और उस मुश्किल घड़ी में सऊदी ने कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, जबकि पाकिस्तान कई दिनों से ढोल पीट रहा था कि अगर उस पर हमला हुआ तो ये सऊदी पर हमला माना जाएगा और फिर सऊदी हमें बचाने आएगा। अब उस झूठ का नकाब उतर चुका है और जिस तरह तालिबान और पाकिस्तान के हालात में जो युद्ध हुए हैं, उसने पाकिस्तान की कूटनीति की ढोल फाड़ दी है। यहां तक कि तुर्की और कतर भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे, जबकि वे मध्यस्थता में शामिल थे। इसकी चर्चा आगे होगी। और जब पाकिस्तान देख रहा है कि तालिबान और भारत नजदीक आ रहे हैं, तो पाकिस्तान फिर से अमेरिका का मोहरा बनने के लिए पागल है और इस बार वो भारत को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है, पर खुलकर युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए बड़े आतंकी हमले करवाकर चोट पहुंचाने की तैयारी जोरों से चल रही है। पाकिस्तान की अंदरूनी हालत ऐसी है कि उसकी खुफिया एजेंसी कुछ कुख्यात आतंकी संगठनों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान को मिलाकर एक नया गठबंधन बना रही है, ताकि ये भारत के आर्थिक ढांचे को कमजोर कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका पर्दे के पीछे से एक खतरनाक चाल चला रहा है, क्योंकि वो भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतिहास गवाह है कि अमेरिका किसी भी देश में अपनी हुकूमत अनौपचारिक तरीके से चलाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, ठीक वैसे ही जैसे वे वेनेजुएला में कर रहे हैं, जहां अब CIA का ऑपरेशन चल पड़ा है और मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी दिखाई दे रही है। और इसी तरह का खेल अमेरिका पाकिस्तान की मदद से भारत में भी रचा जा रहा है। और देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त भारत के खिलाफ एक नया खेल खेल रहा है, जिसे धार्मिक युद्ध कहा जा रहा है, जहां वो न केवल सऊदी अरब बल्कि अन्य मुस्लिम देशों को भी अपने गठबंधन में शामिल कर रहा है और ये दिखावा कर रहा है कि धर्म के नाम पर एकजुटता बन रही है, ताकि भारत को आर्थिक चोट दी जा सके। ये बात सबको पता है कि कोई भी मुस्लिम देश सीधे युद्ध में पाकिस्तान की मदद करने नहीं आएगा, पर वो धार्मिक लेवल पर एकता दिखाकर ही आर्थिक हमला करना चाहता है। और इसकी शुरुआत सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते से हो चुकी है। लेकिन इस खेल के पीछे भी अमेरिका पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभा रहा है और इसे हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान की हालत जिस तरह वो बौखलाया हुआ है, उसे लेकर पूर्व रॉ प्रमुख विक्रम सूद जी ने कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं, जिन्हें आपको जानना चाहिए, ताकि एक नई इंसाइट मिले कि कैसे धर्म के नाम पर पाकिस्तान खेल खेल रहा है और पूरे भारत को परेशान कर
करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि तालिबान ने भारतीय पर्यटक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तो अफगानिस्तान में जब एक भारतीय पर्यटक बाइक पर घूमते हुए काबुल की तरफ जा रहा था, तब एक तालिबान सुरक्षाकर्मी ने उसे चेकपोस्ट पर रोक लिया। आमतौर पर इस तरह की जांच में पासपोर्ट और दस्तावेज देखे जाते हैं, लेकिन यहां दृश्य कुछ अलग था। जैसे ही उस सुरक्षाकर्मी को पता चला कि वो व्यक्ति भारत से आया है, उसने तुरंत उसे रोकने से मना कर दिया और कहा कि आप भारत से हैं तो निश्चिंत होकर घूमिए, क्योंकि आप हमारे भाई हैं। उसने भारतीय से कहा कि किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट भी मत दिखाइए। यह व्यवहार इस बात की निशानी है कि अफगान जनता के दिलों में भारत के लिए जो सम्मान और प्रेम है वो तालिबान के शासन के बाद भी कायम है। यहां तक कि सुरक्षाकर्मी ने उसे चाय पीने का न्योता भी दिया और विदा करते समय भारत अफगान दोस्ती जिंदाबाद कहा। यह घटना दिखाती है कि भारत की छवि अफगानिस्तान में सिर्फ एक देश के रूप में नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त के रूप में बनी हुई है। इसकी वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत ने काबुल में दूतावास क्यों खोला और इसका क्या मतलब है। तो भारत ने जब काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोला तो यह सिर्फ एक साधारण कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संदेश था। साल 2022 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया था, तब भारत ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए दूतावास बंद कर दिया था और केवल एक छोटा तकनीकी मिशन चालू रखा था ताकि सीमित संपर्क बना रहे। लेकिन अब जब भारत ने उस तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दे दिया, तो इसका मतलब साफ है कि भारत अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दोबारा स्थापित कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी की मुलाकात में इस फैसले की घोषणा हुई थी। इससे यह संकेत मिला कि भारत अब तालिबान सरकार के साथ व्यावहारिक रिश्ता बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भारत का यह दूतावास अब अफगानिस्तान में विकास, मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएगा। तालिबान ने भी इस कदम का खुले दिल से स्वागत किया है, जिससे यह साफ हो गया है कि भारत और तालिबान के बीच अब टकराव नहीं, बल्कि संवाद की स्थिति बन रही है। जैसे ही भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से शुरू किया, पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को अपनी पिछवाड़े की जमीन की तरह इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन अब भारत की वापसी से उसका वर्चस्व कमजोर होता दिख रहा है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद असहज है, क्योंकि उसे डर है कि भारत के प्रभाव से अफगानिस्तान पूरी तरह उसकी पकड़ से निकल सकता है। चलिए अब समझते हैं कि अमरुल्लाह सालेह ने देवबंद को लेकर भारत को चेतावनी क्यों दी। तो अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे वही नेता हैं जिन्होंने तालिबान के आतंक के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान की सेना के कट्टर आलोचक रहे हैं। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तब सालेह उपराष्ट्रपति थे और आखिरी पल तक लोकतांत्रिक सरकार की रक्षा के लिए डटे रहे थे। अब वही सालेह भारत और हिंदुओं को दिवाली की बधाई देने के साथ एक अहम चेतावनी दे रहे हैं कि देवबंद मदरसे पर निगरानी रखी जाए। उनका मतलब यह है कि यह संस्था सिर्फ एक धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि वैचारिक रूप से तालिबान की जड़ से जुड़ी है। हाल ही में जब तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आए और देवबंद का दौरा किया, तब सालेह को लगा कि भारत एक खतरनाक कूटनीतिक गलती कर रहा है। मुत्तकी वही व्यक्ति हैं जो तालिबान शासन के अहम चेहरों में से एक हैं। ऐसे में उनका देवबंद पहुंचना सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि तालिबान अपनी वैचारिक सीमाओं को भारत तक फैलाना चाहता है। सालेह का डर यही है कि भारत कहीं इस मुलायम कूटनीति के नाम पर खुद के भीतर ऐसी शक्तियों को जगह ना दे दे जो भविष्य में देश की एकता को चुनौती बन सकती हैं। अब जानिए कि तालिबान और देवबंद के रिश्ते को लेकर इतना डर क्यों है। तो तालिबान का इतिहास गहराई से देवबंदी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अकोरा खटक स्थित हक्कानिया मदरसा, जहां से तालिबान के अधिकतर नेता निकले, असल में देवबंद की शाखा जैसा ही है। इस मदरसे की नींव रखने वाले मौलाना अब्दुल हक ने अपनी पढ़ाई देवबंद से की थी और उनके बेटे मौलाना समी उल हक को तो तालिबान का पितामह कहा जाता है। यानी तालिबान की मानसिक जड़ें देवबंद से ही पनपीं, जो अब भारत में स्थित है। यही कारण है कि जब तालिबान का कोई वरिष्ठ नेता देवबंद आता है, तो ये केवल धार्मिक या सांस्कृतिक दौरा नहीं होता, बल्कि ये एक वैचारिक संकेत होता है। अमरुल्लाह सालेह जैसे लोग इस संकेत को पहचानते हैं और भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि कहीं ये शिक्षा का केंद्र किसी वैचारिक घुसपैठ का माध्यम न बन जाए। भारत को समझना होगा कि कूटनीति में मित्रता और सतर्कता दोनों जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभी मित्र के रूप में आई विचारधारा ही सबसे बड़ा विभाजन लेकर आती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ, एक ही जगह पर, एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के भारत पर लगाए आरोपों को क्यों नकारा।
तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारत तालिबान की सरकार के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई छुपा हुआ युद्ध चला रहा है। अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब, जो तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे हैं, उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के आरोप न तो तर्कसंगत हैं, न ही स्वीकार करने योग्य। याकूब ने कहा कि अफगानिस्तान कभी अपनी जमीन किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, क्योंकि ये उनकी राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते पूरी तरह स्वतंत्र सोच और पारस्परिक सम्मान पर आधारित होंगे। अब यह बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए झटका नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि काबुल अब पहले वाला आश्रित अफगानिस्तान नहीं रहा। अब वो अपनी विदेश नीति खुद तय करना चाहता है और उसमें भारत को वो एक भरोसेमंद साथी के रूप में देख रहा है। अब समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत और पाकिस्तान की कूटनीतिक रणनीति क्या बन रही है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर आरोप लगाया कि तालिबान सरकार भारत की गोद में बैठी है और वही पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है। लेकिन भारत ने इस आरोप पर बेहद संयमित और सटीक जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है कि वो अपनी नाकामियों और आतंकवाद फैलाने की करतूतों को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकियों को पनाह देता है और अब जब अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता के साथ फैसले ले रहा है तो पाकिस्तान को यह रास नहीं आ रहा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करता है। यह पूरा घटनाक्रम दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नए समीकरण की ओर इशारा करता है, जहां भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियां पाकिस्तान की नींव को हिला रही हैं और ये संकेत दे रही हैं कि भविष्य में भारत का प्रभाव इस क्षेत्र में और भी गहराने वाला है। अब समझते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के रक्षा समझौते की असली सच्चाई क्या थी। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जिस रक्षा समझौते को लेकर पूरे देश में ढोल पीटा था, वो दरअसल एक दिखावटी राजनीतिक खेल था। शहबाज शरीफ ने इसे भारत के खिलाफ बड़ी रणनीतिक जीत बताई, पर असल में यह समझौता कागजों पर ही रह गया। पाकिस्तान ने दावा किया था कि अगर सऊदी पर हमला होगा तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, लेकिन जब तालिबान ने पाकिस्तान की सेना को सीमा पर मारना शुरू किया तब सऊदी अरब खामोश बैठा रहा। उसने न किसी बैठक बुलाई, न कोई बयान जारी किया, बस एक ठंडी सी सलाह दी कि दोनों पक्ष संयम बरतें। यही पल था जब पाकिस्तान की पूरी रणनीति ध्वस्त हो गई और उसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई। ये वही देश था जो सऊदी की छांव में खुद को सुरक्षित मान रहा था, लेकिन असल में उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब जानते हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान को कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मात दी। तो जब तालिबान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष बढ़ा, तब सऊदी नहीं बल्कि कतर और तुर्की ने बीच में आकर युद्ध विराम करवाया। ये बात खुद में पाकिस्तान के लिए शर्मनाक थी, क्योंकि उसके तथाकथित दोस्त सऊदी अरब ने कोई भूमिका नहीं निभाई। तालिबान ने युद्ध विराम के बयान में डूरंड लाइन और सीमा जैसे शब्द हटवा दिए, जिससे पाकिस्तान का दावा ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान चाहता था कि समझौते में डूरंड लाइन विवाद को शामिल किया जाए ताकि तालिबान उसकी सीमा को मान्यता दे, पर तालिबान ने इसे सिरे से नकार दिया। ये पाकिस्तान की राजनयिक पराजय थी, क्योंकि उसने तालिबान को कम आंका और अपने पुराने मित्र सऊदी पर ज्यादा भरोसा किया। अब ना सऊदी उसके साथ है, ना तालिबान उसकी बात सुनता है। दुनिया ने भी देख लिया कि पाकिस्तान की ताकत के दावे खोखले हैं और उसके रक्षा समझौते सिर्फ हवा में बने महल थे। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नया आर्थिक युद्ध कैसे शुरू किया है। तो पाकिस्तान अब केवल सीमा पर गोलीबारी या आतंक फैलाने तक सीमित नहीं रहा। उसने अब भारत को चोट पहुंचाने के लिए एक और खतरनाक रास्ता चुना है, जो है आर्थिक युद्ध। यानी अब उसका निशाना भारत की अर्थव्यवस्था है। उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दो कुख्यात आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और इस्लामिक स्टेट खुरासान को मिलाकर एक नया गठबंधन खड़ा किया है। इस गठबंधन का काम केवल आतंक फैलाना नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक ढांचे को कमजोर करना है। बलूचिस्तान में आईएसआई ने इन संगठनों को धन और हथियार देकर तैयार किया है, ताकि वो भारत के ऊर्जा केंद्रों, व्यापारिक सप्लाई चेन और निवेशक नेटवर्क पर हमला कर सकें। पाकिस्तान जानता है कि भारत के आर्थिक मॉडल की ताकत ही उसकी असली शक्ति है, इसलिए अब वो उसी नींव को हिलाने में जुट गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये सब पाकिस्तानी सेना की सीधी निगरानी में हो रहा है और इसे हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया गया है, यानी आतंक और अर्थव्यवस्था दोनों को हथियार बनाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ये पाकिस्तान की नई रणनीति है, जो दिखाती है कि अब वो भारत के विकास को अपनी हार समझने लगा है। आइए अब जान लेते हैं कि अमेरिका क्यों बेचैन है और भारत कैसे जवाब देने की तैयारी कर रहा है।
तो अमेरिका इस पूरे खेल में बाहर से शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर भारत की आर्थिक गति से वो असहज महसूस कर रहा है। भारत का तेजी से उभरना, गुजरात मॉडल की सफलता और वैश्विक निवेश का भारत की ओर झुकाव, इन सब ने अमेरिकी नीति निर्धारकों को चिंतित कर दिया है। अब पाकिस्तान इस अमेरिकी जलन को अपने हित में इस्तेमाल कर रहा है। वो अमेरिका की नजरों के सामने भारत के खिलाफ ये आर्थिक जाल बुन रहा है ताकि अमेरिका परोक्ष रूप से उसका समर्थन करता रहे। लेकिन भारत इस बार पूरी तरह तैयार है। उसकी एजेंसियां और आर्थिक संस्थान दोनों इस खतरे की निगरानी में हैं। भारत समझ चुका है कि अब लड़ाई केवल बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति से जीती जाएगी। इसलिए नई नीतियों और आर्थिक सुरक्षा ढांचे पर तेजी से काम हो रहा है। पाकिस्तान की ये चाल भारत के आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनने के संकल्प के सामने टिक नहीं पाएगी, क्योंकि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान का असली इरादा क्या है। तो पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक रक्षा समझौता करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक खेल छिपा हुआ है। इशाक डार के बयानों से यह स्पष्ट झलकता है कि पाकिस्तान अब युद्ध की दिशा बदलकर आर्थिक युद्ध की राह पर चल पड़ा है। वो ये समझ चुका है कि भारत को सीधे युद्ध में हराना नामुमकिन है, इसलिए अब वो भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रहार करने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब के साथ किया गया रक्षा समझौता दरअसल एक बहाना है। असल लक्ष्य है भारत की आर्थिक शक्ति को कमजोर करना। पाकिस्तान चाहता है कि समझौते में अन्य इस्लामी देश शामिल हों, ताकि एक ऐसा बड़ा गठबंधन बन सके जो भारत के आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव को चुनौती दे सके। उसकी रणनीति यह है कि इस्लामी देशों को एकजुट कर तेल व्यापार, डॉलर निर्भरता और वैश्विक निवेश के क्षेत्रों में भारत के बढ़ते कदमों को रोका जाए। ये वही रास्ता है जिससे वो बिना गोलाबारी के भारत की आर्थिक तंत्र को चोट पहुंचाना चाहता है। अब जानते हैं कि अमेरिका और सऊदी अरब इसमें कैसे भूमिका निभा रहे हैं। तो अमेरिका का मौन समर्थन पाकिस्तान की इस योजना को और खतरनाक बना रहा है। वॉशिंगटन अब खुलकर भारत का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि उसे डर है कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था एक दिन अमेरिकी बाजार को भी चुनौती दे देगी। खासतौर पर गुजरात की औद्योगिक सफलता और भारत की विनिर्माण शक्ति ने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। इसी बेचैनी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। उसने सऊदी अरब को अपने पक्ष में खींचकर एक आर्थिक मोर्चा तैयार कर लिया है, जो तेल और रक्षा के बहाने भारत को धीरे धीरे आर्थिक रूप से दबाने की कोशिश करेगा। इस पूरे खेल में सऊदी अरब को एक लीडर फिगर की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि बाकी इस्लामी देश भी इसमें शामिल हो जाएं। लेकिन असल में नियंत्रण पाकिस्तान के हाथ में रहेगा। उसका उद्देश्य यह है कि यह नया गठबंधन सिर्फ हथियारों तक सीमित न रहे, बल्कि रुपयों और नीतियों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को धीमा कर दे। यही वो असली युद्ध है जो बिना बंदूक के लड़ा जाएगा और जिसका सबसे बड़ा शिकार भारत की आर्थिक स्थिरता होगी। अब सुनिए पाकिस्तान की सच्ची हालत पर विक्रम सूद का निशाना। तो पूर्व रॉ प्रमुख विक्रम सूद ने पाकिस्तान को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया है जो बाहर से तो परमाणु शक्ति संपन्न दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखला और अस्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना अब किसी प्रोफेशनल मिलिट्री की तरह नहीं, बल्कि एक विचारधारात्मक संगठन बन चुकी है, जहां अफसर खुद को जनता का शासक मानते हैं। सूद के मुताबिक वहां का आर्मी चीफ असीम मुनीर किसी इस्लामी जिहादी से कम नहीं है, जो धर्म के नाम पर शासन और निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय जनरल इस तरह की बातें कहे कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो वो बयान पूरे देश में बवाल मचा दे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी बातें सामान्य समझी जाती हैं। पाकिस्तान की जीत और हार की परिभाषा भी अजीब है। वे मानते हैं कि अगर उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी तो वो जीत है, चाहे उनके अपने लोग ही क्यों न मर जाएं। सूद ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की मानसिकता अब सिर्फ सत्ता और धर्म के मिश्रण पर टिकी है, जहां सैनिकों से ज्यादा महत्व नफरत को दिया जाता है। उन्होंने इस सोच को एक खतरनाक मानसिक बीमारी बताया, जो पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।